ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की भेंटवार्ता। माननीय केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी आज हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं। आकाशवाणी में आपका हार्दिक स्वागत है सर। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक आम धारणा है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण में समन्वय नहीं रहता, तो इस बारे में आपके क्या विचार हैं? नहीं, धारणा ये है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। ये धारणा सही नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कॉप में दुनिया के सामने लाइफ का मिशन रखा है। लाइफ के मिशन का अर्थ ही है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। पर्यावरण की दृष्टि से हम उन विषयों की तरफ जाएं जो क्लीन एनर्जी की ओर जाएं, जो ग्रीन एनर्जी की ओर जाएं, जो बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करे, और भारत दुनिया में इस मामले में एक अग्रणी देश की भूमिका निभाता है। भारत की जो जीवन शैली है उसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि दुनिया की 17% आबादी भारत में है, पर भारत का कार्बन एमिशन केवल 4% है। और जो यूरोपियन यूनियन के देश है, दुनिया की जहां 17% आबादी है, उनका कार्बन एमिशन 60% है। इसका सबसे बड़ा कारण हमारी लाइफ स्टाइल है। इसलिए पर्यावरण और विकास ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है। अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल को बनाया जाए तो ये एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। आपने कॉप की बात की। कॉप 26 में जलवायु न्याय और जलवायु कार्यवाही प्रमुख मुद्दे रहे हैं, तो भारत इस उद्देश्य में वैश्विक समुदाय को एकजुट करने के लिए कितना सफल रहा है? दोनों विषय है। जलवायु न्याय मतलब क्लाइमेट जस्टिस, जलवायु कार्यवाही का अर्थ है क्लाइमेट एक्शन। जहां तक क्लाइमेट एक्शन की बात है, पेरिस एग्रीमेंट होने के बाद भारत ने दुनिया में 3 क्लाइमेट एक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बनाए। सबसे पहले भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फ्रांस के साथ मिलकर के बनाया। आज दुनिया के 137 देश इंटरनेशनल सोलर अलायंस के सदस्य हैं। कॉप 26 में तो हम इससे भी आगे बढ़े हैं, जिसमें हम लोगों ने ये तय किया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लक्ष्य होना चाहिए 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, और इस विषय को भारत ने अपने एक्शन ओरिएंटेड कार्यक्रमों से आगे बढ़ाया है। दूसरा जो विषय है, भारत ने यूके के साथ मिलकर CDRI कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करी, और कॉप 26 में आइरिस जैसे एक एक्शन प्रोग्राम को बनाकर छोटे जो द्वीप वाले देश हैं उनको भी जलवायु परिवर्तन से होने वाले संकटों से निभाने के लिए एक सहयोगी देश के रूप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूके ने मिलकर इस फोरम को आगे बढ़ाया। इसके साथ ही साथ भारत ने, जिसको लीड IT कहते हैं, लीडरशिप फॉर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का जो विषय रहता है, स्वीडन के साथ मिलकर हार्ड टू अबेट इंडस्ट्री, जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हो सकता है और नवीनतम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको लेकर के भारत कार्य कर रहा है। हम पेरिस एग्रीमेंट का जो विषय है, जिसकी मूल धारणा है CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी, उस धारणा में विश्वास करते हैं। और इसीलिए हम ये मानते हैं कि सभी देशों को अपने जो राष्ट्रीय लक्ष्य हैं वो अपने अपने देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित करने चाहिए। यही कारण है कि भारत क्लाइमेट जस्टिस में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के विकासशील देशों की आवाज बना है। और हमने इस बात को भी कहा है कि विकसित देशों के द्वारा जो अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन किया गया है और उसके लिए उन्होंने जो $100 बिलियन देने की बात कही थी, उसको वो पूरा करें। विकासशील देशों को क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर कराएं, ताकि दुनिया के सब देश मिलकर पूरी दुनिया पे आने वाली जो जलवायु परिवर्तन की जो संकट है उसका मुकाबला कर सकें। इस वर्ष के अंत में कॉप 27 की तैयारी हो रही है, तो इसमें भारत की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? कॉप 27 जो शर्म एल शेख में होने वाला है, हमने पहले ही कहा है कि जो ग्लासगो में तय हुआ था कि दुनिया मिटिगेशन के साथ साथ एडेप्टेशन के लक्ष्य को भी प्राप्त करे, और इसलिए जो एक ग्लासगो से शर्म एल शेख जो डॉक्यूमेंट को बनाने की बात थी, हम चाहेंगे वो पूरा हो और दुनिया के जितने भी विकासशील देश हैं वो इस जीवन शैली के लिए, एडेप्टेशन के लिए आगे बढ़े, उस पर प्राथमिकता का विषय रहेगा। दूसरा विषय जो है वो क्लाइमेट फाइनेंस का है। हमारा मानना है कि विकसित देशों के द्वारा जो क्लाइमेट फाइनेंस की प्रतिबद्धता की गई थी, उस प्रतिबद्धता को पूरा किया जाए। तीसरा विषय जो है वो लॉस एंड डैमेजेस का है, और लॉस एंड डैमेजेस के लिए सर्वमान्य नियमों को स्वीकार किया जाए, ये भारत की प्राथमिकता के रूप में रहेगा। दुनिया ने पेरिस एग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 था, जिसमें कार्बन क्रेडिट मार्केट की बात कही थी, उसको स्वीकार किया है। उसके लिए समिति का गठन हुआ है, लेकिन कार्बन क्रेडिट का विषय और आगे जाए और भारत इसमें अपनी अग्रणी भूमिका विकासशील देशों की तरफ से निभाएगा।
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में नवीनतम राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस को मंजूरी दी है। तो 2015 के पेरिस समझौते के तहत जो निर्धारित योगदान था, ये उनसे किस तरह अलग है और इसमें कौन सी बातें नई जोड़ी गई हैं? ये जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये 2015 का अपडेशन है, क्योंकि 2015 में दुनिया के सब देशों ने जब कहा था कि हम एनडीसी को डिक्लेयर करेंगे और हर 5 साल में हम नए एनडीसी देंगे, लेकिन जो 2015 में एनडीसी देने के बाद 2020 में कोविड आया, तो कोविड आने के बाद फिर किसी दुनिया के देश ने कुछ दिया नहीं। इसलिए ग्लासगो में कहा गया था कि नया जो शर्म एल शेख में कॉप आएगा, उससे पहले सब लोग पेरिस को अपडेट करेंगे। जो एनडीसी हमने 2015 में दिए थे, वो हमने 8 एनडीसी दिए थे। उसमें से 5 एनडीसी क्वालिटेटिव थे, 3 एनडीसी क्वांटिटेटिव थे। क्वालिटेटिव मतलब जीवन में सुधार करने वाले मूल विषयों के संबंध में जो भारत की प्रतिबद्धता थी, उसके संबंध में थे। 3 जो क्वांटिटेटिव थे, उसमें कहा था कि भारत अपनी जो कार्बन उत्सर्जन की क्षमता है, उसको 33 से 35% करेगा। भारत रिन्यूएबल एनर्जी पे 40% के लक्ष्य को प्राप्त करेगा और अपना कार्बन सिंक 2.5% हम लोग करेंगे। अब जो नया एनडीसी हम लोगों ने कैबिनेट की मंजूरी के बाद जिसको अपडेट किया है, उसमें हमने 1 क्वालिटेटिव और 2 क्वांटिटेटिव विषयों को बढ़ाने का काम किया है। भारत का ये मानना है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल विषय को अपनाने के बाद ही दुनिया में हम एक नई जीवन पद्धति का विकास कर सकें। पिछले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दुनिया में इसका एक वैश्विक कॉल भी दिया गया था और बहुत सारे दुनिया के संगठनों ने इसमें सकारात्मक भूमिका भी अपनी तरफ से दी थी। और भारत दुनिया के उन देशों में है जिन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 2030 का लक्ष्य था, उससे 9 साल पहले ही लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सर, हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसे लागू करने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करने से पहले निश्चित रूप से एमएसएमई क्षेत्र और हमारी जो एक लाइफ स्टाइल बन गई थी, उसको जानना एक चुनौती थी और इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल की तरफ से एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया। एक विशेषज्ञ दल का गठन करने के बाद हमने कुछ मानक तय करे कि ऐसा सिंगल यूज प्लास्टिक पदार्थ जिससे सबसे ज्यादा कचरा फैलता हो, जिसका डिस्पोजल नहीं होता हो, जिसके कारण हमारी कृषि, जलवायु, वायु प्रदूषण, उनके कारण नुकसान पहुंचता हो, उसको हमने चयन किया। इसलिए जो पदार्थ इसके अंतर्गत आए और जो विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट करी, आज के 1 साल पहले हमने नोटिफिकेशन लगा करके 1 साल का सबको अवसर दिया कि सब इसको बंद करने का काम करेंगे। इसके लिए हमने हैकाथॉन कराकर एमएसएमई को अल्टरनेट का विषय भी दिया। लेकिन इसके अतिरिक्त भी अगर कोई प्रयोग होता है तो उसके लिए हमने ईपीआर पॉलिसी और गाइडलाइन को भी शुरू किया। जो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली जो दुनिया के सब पर्यावरण मंत्रियों की हुई थी, उसमें नारा भी दिया गया था, बीट द प्लास्टिक। लेकिन भारत को वहां कहते हुए अच्छा भी लगा कि हमने इसके लिए नोटिफिकेशन और कार्रवाई को निकाला है। और मैं आपके इस महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं उनको आह्वान करना चाहूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करिए। ये हमारी नालियों में जाता है, हमारे पशु खाते हैं, हमारे कृषि क्षेत्रों में अवशिष्ट पैदा करता है, हमारे समुद्रों में कचरा पैदा करता है, जिसका किसी प्रकार से निस्तारण नहीं कर सकता है। अपने देश और अपनी पृथ्वी को हरा भरा करने के लिए जो सहयोग आप दे रहे हैं, उसको अपनाइए और जो इसके विकल्प हैं, जो बायोडिग्रेडेबल है, सस्टेनेबल है और हमारे लोकल उत्पाद हैं, इसके जो विकल्प हैं, उसको अपनाने का काम करें। अभी हाल ही में संसद के मानसून सत्र में लोकसभा में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ है। इस विधेयक के प्रमुख बिंदुओं के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे। भारत 70 के दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों के और जो भी जीवों के जैविक पदार्थ, जीवों के आधार पे, जो पदार्थों के आधार पे जो इलीगल ट्रेड होता है, उसके लिए जो साइटिस की ट्रीटी है उसका सदस्य है। साइटिस का ये आग्रह था कि एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए। हमारे देश में ये विषय कस्टम और डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड और प्रमोशन के द्वारा किया जाता था कि हम अपने उत्पादों वगैरह में जो अवैधानिक वन्य जीव है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। पर साइटिस का ये कहना था कि नहीं, इसको आपको अपना जो वन्य जीव कानून है उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो साइटिस कन्वेंशन के लिए हमने उसके अंदर एक नया चैप्टर डाल के इनकॉर्पोरेट किया। दूसरा एक विषय, हमारे देश में हाथियों को सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से प्रयोग किया जाता है। उनका जिस प्रकार का ट्रांसफर होता है उसके लिए एक नियम कानून होने चाहिए जिसका सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया। तीसरा एक विषय है कि जो हमारे नेशनल पार्क है वहां पर हमारे जनजाति समाज के लोग और उनके साथ ही साथ स्थानीय परंपरागत जो समाज के लोग हैं वो वहां पर निवास करते हैं। तो उनका विस्थापन जब होता है तो उनके जो मूलभूत विषय होते हैं, जैसे उनके पशुओं के चरने का विषय हुआ या उनका ड्रिंकिंग पानी का विषय हो, वो तब
तक उनके अधिकार समाप्त नहीं होंगे जब तक कि उनका विस्थापन पूर्ण रूप से नहीं कर दिया जाता है। तो ये एक तरीके से स्थानीय समाज और जनजाति समाज को जो एक विषय था उसको हमने कानून के द्वारा पूरा किया। इसके साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर फॉरेस्ट मैनेजमेंट में लोकल परंपरागत और जनजाति समाज को ज्यादा इन्वॉल्व करने के भी कारगर कदम इस बिल के माध्यम से उठाए गए हैं। आज वन क्षेत्र के मामले में हम कहाँ खड़े हैं और देश भर में वन क्षेत्र को बढ़ाने के लिए पर्यावरण मंत्रालय क्या अहम कदम उठा रहा है? देश में हर 2 साल में हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा वन क्षेत्र का संरक्षण कराते हैं। इसमें दोनों तरह का वन है और उसके साथ जो ट्री कवर का एरिया है उसको बढ़ाने का काम करते हैं। और मुझे आपको ये बताते हुए संतोष होता है कि FSI की जो 2 साल की रिपोर्ट इस वर्ष आई है उसमें भी देश का वन्य क्षेत्र और ग्रीन कवर में विस्तार हुआ है। इसको बढ़ाने के लिए हमने अब हर शहर में एक नगर वन योजना के नाम से कार्यक्रम शुरू किया है ताकि शहरी क्षेत्रों में ग्रीन कवर को बढ़ाया जा सके। और सरकार का जो एक्ट है कैंपा, उस कैंपा के माध्यम से भी हम जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है उसको क्वालिटेटिव फॉरेस्ट में बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं। अभी सरकार एक नया विषय और चाहती है कि देश में ज्यादा से ज्यादा एग्रो फॉरेस्ट्री को बढ़ावा मिले, जिसके कारण जो अनावश्यक बाहर से जो प्रोडक्ट हमारे इम्पोर्ट होते हैं जिसके कारण देश की एक बड़ी विदेशी मुद्रा इसमें जाती है उस पर भी रुकाव हो, हमारे स्थानीय लोगों को फायदा हो और वन क्षेत्र में पड़ने वाला जो अनावश्यक दबाव है वह भी समाप्त हो। हमारे यहाँ वन क्षेत्र में औषधीय पौधों की बहुत अच्छी भूमिका है। इन औषधीय पौधों का संरक्षण, इसमें ज्ञान, ट्रेडिशनल नॉलेज का विस्तार, रिसर्च, इसके लिए हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में भी संशोधन लेकर आए हैं जिसको संसद की एक संयुक्त समिति ने विचार करके अभी सदन के पटल पर रखा है। उस पर भी एक आवश्यक संशोधन हम लोग लेकर के आएंगे। सर, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया था, तो भारत ने नामीबिया के साथ एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं जिसमें हम वहां से भारत में चीता ला रहे हैं जो भारत में विलुप्त हो चुका है। इससे हमको क्या लाभ होगा? जो हमारा जंगल का इकोसिस्टम होता है उसके कारण आसपास के स्थानों को फायदा होता है। जैसे हमारे देश में अगर 52 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है तो लगभग उसमें 200 से ज्यादा पानी के स्रोत निकलते हैं। और जब हम कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम तो उसमें सबका सह अस्तित्व आवश्यक होता है। आज मुझे बताते हुए खुशी है कि दुनिया का 75% बाघ माने टाइगर भारत के अंतर्गत है। चीता जो है भारत में बहुत पहले से था। अगर आप रामायण अथर्ववेद में भी देखेंगे तो चीता का उल्लेख आता है, लेकिन बढ़ती हुई आबादी, उनके पशुओं का कम होना, अवैध शिकार के कारण चीता 1952 में लुप्त हो गया। 1952 में लुप्त होने के कारण यह हमारा दायित्व बनता है कि अगर कोई बड़ी प्रजाति हमारे यहाँ से लुप्त होती है तो हमें उसको संरक्षण करना चाहिए। अब इसके लिए हमने नामीबिया से एक समझौता किया है। भविष्य में हम साउथ अफ्रीका से भी समझौता करेंगे और जो विलुप्त चीते हैं उनसे ला करके भारत में प्रस्थापित करेंगे। सर, जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो एक बहुत जरूरी इसमें आता है कि हमारे पास पर्यावरण अनुकूल विकल्प क्या हैं। तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के लिए आप आज की वर्तमान स्थिति और दशक पहले की स्थिति की तुलना कैसे करेंगे? अभी जो आधुनिक समाज है उसमें सबसे बड़ा विषय तो एनर्जी का है। आज हमारे चाहे गाड़ी चलती है, लाइट होती है, AC होती है, सारी चीजें हैं, उसमें एनर्जी बहुत बड़ा विषय है। अब ये एनर्जी जो है उन साधनों से उत्पादित की जाए जो कम से कम कार्बन उत्सर्जन करें। इसलिए नॉन फॉसिल फ्यूल के लिए भारत ने NDC में अपना लक्ष्य भी दिया है। इसलिए भारत सौर ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो जब एनर्जी के क्षेत्र में हम ग्रीन ऊर्जा से उत्पादन करेंगे तो निश्चित रूप से पर्यावरण के अनुकूल होगा। दूसरा जो सबसे बड़ा विषय है कि हम अपना फूड में, अपनी मेडिसिन में, अपने एनर्जी के क्षेत्र में लगातार किस पे आश्रित रहते हैं? वनस्पतियों पे, बायोडायवर्सिटी पे। हम आज मिलेट्स खाते हैं, आज सब्जियां खाते हैं, आज आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपने जैव विविधता के प्रोटेक्शन के लिए भी पूरी तरीके से हम लोग सजग हैं। तीसरा विषय है कि आखिर शहरीकरण और बाकी विषयों के कारण सबसे बड़ा खतरा किसके ऊपर है? तो उपजाऊ जमीन पे। तो भारत दुनिया के देशों में उस कैंपेन का भी सदस्य है जो डेजर्टिफिकेशन के खिलाफ है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में इतने बड़े स्केल पे कार्यक्रम ने किया। सॉइल हेल्थ कार्ड हम अपनी सरकार की नीतियों के द्वारा, अपने विजन के द्वारा, इनोवेशन के द्वारा, तो ये सब पर्यावरण अनुकूल विकास है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के लाइफ के मिशन में भी समाहित है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपका जो संदेश है हमारे श्रोताओं तक पहुंचेगा और उनको पर्यावरण अनुकूल जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन भूपेंद्र यादव के साथ आकाशवाणी संवाददाता हिमानी राणा की भेंटवार्ता। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com।